नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और आज रविवार है और सभी लोग घरों में होंगे बैठे हुए, मोबाइल्स के साथ अपने वीडियोस या बाकी कुछ न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे। तो हमने सोचा आज क्यों ना आज आपके साथ डॉक्टर साहब को मिलाया जाए, और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर निखिल महाजन जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब एक बड़े ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नारायणा हॉस्पिटल, जो श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ पे। और कोरोना ऑलरेडी चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि जो हार्ट डिजीज़ है उनके ऊपर भी आज डॉक्टर साहब रोशनी डालें। और कई सारे ऐसी दिल के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनको लेकर आज हमारी ऑडियंस सवाल करना चाहती हैं, वो सवाल कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जो लोग घरों से बाहर नहीं भी निकल रहे, और अगर उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो लोग आज इस लाइव सेशन के ऊपर अपना सवाल रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब से उस सवाल का के बारे में पूछने का। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ कोरोना के चलते कई सारे पेशेंट्स आपके पास भी आए जिनको कोरोना था और उनको हार्ट डिजीज़ भी थे, और आपने उनका ट्रीटमेंट किया। आज वो ठीक हैं, हमारी उनसे भी बात होती है तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। मतलब जो जो भी हार्ट डिजीज़ रहते हैं और कोरोना के साथ जो आपने डील किया। कोरोना और हार्ट डिजीज़ का क्या सर रिलेशन है, और किस तरह से आप इसको मतलब पूरा देखते हैं कि जो ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ का पेशेंट हो, अगर उसको भगवान ना करे कोरोना हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आप उनको किस तरह से डील करते हैं? देखिए, कोविड टाइम्स में, कोरोना टाइम्स में हार्ट अटैक होना, ये हार्ट अटैक तो किसी पेशेंट को कभी भी हो सकता है। तो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स में हार्ट अटैक होना ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो अगर आप इस तरह से उसको देखेंगे तो वो पेशेंट, उनको कोरोना के सिम्टम्स भी आ रहे होंगे और उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी होंगे, जिसमें चेस्ट पेन है और हार्ट अटैक है और जान जा सकती है। अगर आप कोरोना के बिना ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे पेशेंट्स को हम कैथ लैब में लेके जाते हैं और उनको जो नाड़ी उनकी बंद हुई होती है उसको हम खोलते हैं, तार डाल कर स्टेंट लगाते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी पेशेंट की जान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर कोविड टाइम्स में भी मेरे पास ऐसे जो पेशेंट्स आए हैं जो कि कोविड पॉजिटिव भी थे और जिनको हार्ट अटैक भी था, उन पेशेंट्स को मैंने वैसे ही ट्रीट किया है जैसे नॉन कोविड पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है। मैंने उन पेशेंट्स को भी कैथ लैब में लिया, ऑब्वियसली मैंने और मेरी टीम ने पीपीई पहनी। हमने उन पेशेंट्स को वैसे ही बचाया, बिकॉज जब आप एक बार नाड़ी को खोल देते हैं तो इंसान 100% में से 100% टाइम जो है वो ऐसा पेशेंट बच जाता है। तो जान बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने वैसे ही ट्रीट किया है उनको। सर, जो पीटीसीए जो एक पूरी टेक्निक है जो सिर्फ नारायणा हॉस्पिटल में ही है, और इन इन दिनों में 2 पेशेंट्स को आपने इसमें ट्रीटमेंट भी किया है, मैं चाहूँगा इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहें। और ये सिर्फ क्यों जम्मू में नारायणा में ही है और बाकी जगह पर अभी अवेलेबल नहीं है? ये जो प्राइमरी पीटीसी है, ये जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की 3 नाड़ियों में से एक नाड़ी जो है वो बंद हो जाती है, कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाता है 100%। उसमें एक ब्लड क्लॉट होता है और उसकी वजह, वो उसकी नाड़ी बंद होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को अगर आप कैथ लैब में लेते हैं, जो जो बुक लिखती है, जो किताब लिखती है, वो ये लिखती है कि ऐसे पेशेंट को आप तुरंत कैथ लैब में लीजिए और एंजियोग्राफी करके उस नाड़ी को आइडेंटिफाई कीजिए, और उसको तार से खोल के उसमें एक स्टेंट लगा दीजिए। ये प्रोसीजर जो होता है ये हाई रिस्क होता है, बिकॉज जो हम नॉर्मली जब स्टेंट लगाते हैं तो रिस्क जो है वो करीबन 0 से 1% का होता है। जब आप प्राइमरी पीटीसीए करते हैं तो रिस्क जो है वो 15 से 20% होता है। और हार्ट अटैक टाइम देख के तो नहीं होगा, मतलब कि अगर 10 to 4 के टाइमिंग्स में नहीं होगा, वो रात को 12 बजे भी हो सकता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम, बिकॉज हमारी कैथ लैब 24/7 365 डेज खुली है, तो पेशेंट जब भी हमारे पास पहुंचता है तो हम ऐसे पेशेंट को कैथ लैब में लेके तुरंत उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो दैट जो पहले 12 घंटे हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पहले 12 घंटों का है। हार्ट एक मसल है, अगर किसी मसल में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेड हो जाएगा। ठीक है, वो मसल एक बार डेड हो जाए, हार्ट का मसल बाइसेप ट्राइसेप्स नहीं है जो रिकवरी आप फिर से एक्सरसाइज करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होता। वो एक बार डेड हो गया, वो आप बढ़ा नहीं, फिर से वो ज़िंदा नहीं होगा। तो अगर पहले 12 घंटे में अगर आप उसको ट्रीट करते हैं तो ही वो हार्ट का मसल जो है वो रहेगा, ज़िंदा रहेगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी पीटीसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसीजर हाई रिस्क है और इसके लिए आपको रात को 12 बजे भी आना है, रात को 2 बजे भी आना है अगर ऐसा मरीज़ आपके पास आता है। तो शायद ये रीज़न है कि बाकी सेंटर्स में जो है कोई और इसको कर नहीं रहा है। ओके डॉक्टर साहब, एक बड़ा मतलब एक कन्फ्यूजन सी रहती है जब हमें भी कोई पूछता है कि एक तो हमें जब पता चलता है हार्ट अटैक हुआ है या फिर हार्ट फेलियर हो गया, हमारे लिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, जबकि इनके अंदर बड़ा डिफरेंस है, हार्ट अटैक होना और हार्ट फेलियर होना। मैं चाहूँगा कि दर्शक भी जाने कि आखिरकार इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारे लिए ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं कि भाई दिल का दौरा पड़ गया, जो आम देसी भाषा में घर में हम लोग बात करते हैं।
सी हार्ट अटैक में क्या होगा कि जो हार्ट की 3 नाड़ियाँ हैं, देखिए अगर आपको कभी कहीं कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो ब्लीडिंग रुक जाती है 2-4-5 मिनट बाद, बिकॉज ब्लड क्लॉट बन जाता है। यही चीज़ जब हार्ट की नाड़ी के अंदर होती है तो वहाँ नाड़ी में ब्लीडिंग होती है और क्लॉट बन जाता है। जब क्लॉट बन जाता है तो जो ब्लड का रास्ता है वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को जो सिम्टम होते हैं वो सबसे पहले चेस्ट पेन होगी बहुत ज़्यादा, जो बैठे बैठे होगी, वो कुछ कर नहीं रहे होंगे, बैठे बैठे चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, पसीने आना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में सांस फूल सकता है, और कभी कभी ऐसे पेशेंट की तुरंत सडन कार्डियक अरेस्ट, जो जान जा सकती है, ये हार्ट अटैक है। तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत इमरजेंसी जाना है, हार्ट अपनी जितनी जल्दी हो सके तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचना है और वहाँ पे ईसीजी करवाना है। और जब आप ईसीजी करवाते हैं तो उसमें कोई भी डॉक्टर, यूजुअली एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, वो आपको इजीली बता सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें कुछ टैबलेट्स डिफाइंड रहती हैं। एस्पिरिन हम देते हैं एक डोज में, क्लोपिडोग्रेल देते हैं और एटोर्वास्टेटिन देते हैं, जिससे अगर आप वो तुरंत वो टैबलेट्स ले लेते हैं तो 30% चांस है कि आपकी जो मोर्टेलिटी है या डेथ है वो नहीं होगी। सो 30% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स की जो ये टैबलेट्स ले लेते हैं तुरंत। तो उसके बाद आप ऑब्वियसली फिर आपको अगर आप नारायणा आते हैं तो हम तुरंत ऐसे पेशेंट्स को कैथ लैब में लेके उनकी एंजियोग्राफी करके उनको ट्रीट करते हैं। ये हार्ट अटैक है। हार्ट फेलियर बिल्कुल अलग है। देखिए मैंने आपको बताया, अगर हम पहले 12 घंटे में पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया हार्ट का जो मसल है वो वीक हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि इनका हार्ट कमज़ोर है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, अगर ये टेंशन लेते हैं तो हार्ट कमज़ोर है, वो नहीं है। तो हार्ट कमज़ोर है वो हम इको पे देख के बता सकते हैं। ऐसे आप किसी इंसान को देख के नहीं बता सकते कि इसका हार्ट जो है वो कमज़ोर है। हार्ट कमज़ोर है मतलब आपने, हम इको करते हैं, इको एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, उसमें हम देख के बताते हैं कि यार इनका हार्ट का जो मसल है ये कमज़ोर हो गया है। ऐसे पेशेंट्स जब ठंड, स्पेशली जब ठंड होगी या वो कुछ करते हैं तो उनको सांस फूलता है, तब उनको सांस फूलता है, या वो लेटते हैं तो उनको सांस फूलता है, दैट इज़ हार्ट फेलियर। वो रात को सोए होंगे, 1 घंटा हो गया होता है, दोपहर रात को ना 1 बजे जाग खुल जाती है, उनको सांस फूल रहा होता है, तरेलियाँ आ रही होती हैं, वो खिड़की की तरफ भागते हैं कि हमें गैस्प करते हुए सांस को, कि हमें अच्छे से सांस आए, उसको वो हार्ट फेलियर है। सो हार्ट अटैक बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक जो है हार्ट की नाड़ियों की बीमारी है। हार्ट फेलियर जो है वो हार्ट के मसल की बीमारी है, कि हार्ट के मसल जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपना कुछ लोगों की ना क्वेरीज आई हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनके ऊपर भी बात करें। नितिश भंडारी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिश जी। सर, इनका कहना है कि इनकी माता जी जो हैं वो राइट कार्डियोमायोपैथी से मतलब उससे जूझ रही हैं। क्या उन्हें गैदरिंग में जाना चाहिए, क्या उनको अवॉइड करना चाहिए गैदरिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात चल रही है कि अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो क्या वो जा सकती हैं बाहर, कोई गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं? सी अगर वो मास्क पहन के जाती हैं, देखो मास्क इज़ द बेस्ट वैक्सीन, जो अभी तक WHO ने या हर एक स्टडी में उभर के आया है। कोविड टाइम पे मास्क इज़ द बेस्ट वैक्सीन। अगर वो मास्क पहन के कहीं पे जाती हैं और किसी फंक्शन में भी जाती हैं, बट वहाँ पे वो मास्क उतार के ना ही खाना खाती हैं ना ही पानी पीती हैं, तो वो सेफ़ रहेंगी। ठीक है। कार्डियोमायोपैथी का अगर वो पेशेंट, अगर जिस हिसाब से वो बता रहे हैं राइट साइड ऑफ हार्ट की कार्डियोमायोपैथी उनको है, तो ऐसे पेशेंट में लंग्स के प्रेशर हाई होते हैं। तो अगर ये पेशेंट वैसे ही प्रोन है, उसकी जो इनकी मदर है वो वैसे ही प्रोन है कि उनको लंग्स की इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तो अगर उनको कोविड अगर वो एक्वायर करती हैं तो उनको निमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर वो बाहर जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं, बट मास्क बिल्कुल ना उतारें। अगर आप शादी में भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के रखें, खाना ना खाएं वहाँ पे, क्योंकि आप खाना खाते वक्त ही ऐसा टाइम होता है जब हम मास्क उतारते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, 2 और सवाल है। रुचि शर्मा जी और दानिश हैं। रुचि जी कह रहे हैं कि जो आपने नाड़ी ब्लॉक होने की बात की वो कैसे पता चलता है, और जो जिस पेशेंट को स्टंट डला हो उसको क्या एसिड होना नॉर्मल है, एसिड बनना? ये 2 सवाल। सी जो आप पहला सवाल पूछ रहे हैं कि हार्ट की नाड़ी जो बंद होती है तो कैसे पता लगेगा। सी हार्ट की नाड़ी बंद होगी, इसको हम 3 तरीके से पता करते हैं। सबसे पहले है सिम्टम्स। जिसकी हार्ट की नाड़ी बंद होती है उसको इतना पेन होगा कि वो पेशेंट खुद ही आपको बोलेगा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे गैस की टेबलेट खाने से फ़र्क नहीं आ रहा है। अब वो गैस की, आप मैक्सिमम पेशेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे इधर अपनी ना एपिगैस्ट्रियम एरिया होता है, यहाँ पेन हो रही होती है, तो लोगों को लगता है ये तो गैस हुई है, गैस की टेबलेट लेते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आराम आ जाएगा। यूजुअली आराम आता नहीं है, इतनी ज़्यादा सिवियर पेन होती है कि इंसान ने वो लाइफ टाइम में कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती, तो वो आपको पक्का पेशेंट खुद ही बोलेगा मुझे ले चलो। तो ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया स्वेटिंग, जब भी हार्ट अटैक होगा तो इंसान को स्वेटिंग होगी पक्का। डायबिटिक पेशेंट्स में चेस्ट पेन
नहीं होना लाजमी है, बिकॉज उनकी नर्व्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में जब हम बोलते हैं साइलेंट अटैक हो गया, तो कैसे पता लगेगा? यूजुअली जब भी ऐसा कुछ होगा तो उनको डायबिटिक्स को ना सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि नहीं, इनको जो है अभी हार्ट अटैक हुआ है। ये हुआ पहला तरीका। अब आप जब यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपका ईसीजी किया जाएगा और एक ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ड्रॉप आएगा। ये दूसरा तरीका है जिससे हमें पता लग जाता है, ईसीजी देखते ही हम बता देते हैं कि इनको हार्ट अटैक है। और तीसरा तरीका है जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हम बताते हैं कि यार ये नाड़ी इनकी बंद है, इसको खोल के इनको फ़ायदा होगा। तो ये तरीके हैं जिससे हम पता करते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है ना, नाड़ी बंद हो गई है। दूसरा उन्होंने बताया कि जिनको स्टेंट लगे उनको गैस्ट्राइटिस होता है, बिल्कुल होता है। जो आजकल स्टेंट्स आते हैं वो खुद ही अंदर से दवाई फेंकते हैं, उनमें स्टेंट के अंदर ही दवाई होती है, बट वो स्टेंट बंद ना हो जाए उसके लिए हम 2 ब्लड थिनर जो हैं वो ज़्यादातर पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें से एक जो है वो एस्पिरिन है, खून पतला करने की जो दवाई होती है, हम उसको उनको हमें देनी पड़ती है, वरना स्टेंट के अंदर क्लॉट बन सकते हैं, स्पेशली पहले 1 महीने में। तो जब हम एस्पिरिन खाते हैं तो एस्पिरिन से ना बहुत गैस्ट्राइटिस होता है, तो एसिडिटी बहुत बनती है। तो लोगों को लगता है स्टेंट लगाने से एसिडिटी हो रही है, जबकि वो एस्पिरिन खाने से जो होती है वो एसिडिटी पेशेंट्स को हो रही होती है। तो हाँ, ये बात ठीक बोल रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पेंटाप्रेजोल दे देते हैं, वैसी दवाइयाँ देते हैं जो गैस की दवाइयाँ होती हैं, और वो ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, जो आपने खून पतला होने वाली बात की, मैं भी कोविड की जो न्यूज़ कवर करता हूँ, हमें ना कई बार सुनने को मिलता है कई पेशेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है, उनका खून काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है, तो उसके लिए उनको स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे खून पतला किया जाए। अगर किसी का इस तरह से खून के अंदर प्रॉब्लम हो, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो, और वो कोविड पेशेंट हो, तो उसमें हार्ट अटैक होने के कुछ क्या चांसेस होते हैं, मतलब हार्ट की डिजीज़ होने में? कोविड जो है, कोविड-19 जो है ना, वो आप समझ लीजिए वो सेल्स की बीमारी है। एंडोथेलियम हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। जो नाड़ियों के अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। कोविड-19 उसकी बीमारी है, वो लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लंग्स में भी वो एंडोथेलियम को इन्वॉल्व करती है, नाक में भी वो एंडोथेलियम को इन्वॉल्व करती है, और आर्टरीज के अंदर भी वो एंडोथेलियम को इन्वॉल्व करती है। तो हाँ, जब वो वहाँ पे पहुँच जाए, जब कोविड-19 वहाँ पहुँच जाता है, तो चांसेस रहते हैं ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने के। बात आप जो बता रहे हैं कि कोविड-19 में जो हम ब्लड थिनर देते हैं, वो और ये ब्लड थिनर अलग हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं जिन ब्लड थिनर्स की बात कर रहा हूँ वो टैबलेट्स हैं, उनको हम एंटी प्लेटलेट बोलते हैं। वो शरीर में खून में कण होते हैं, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो उनके अगेंस्ट एक्ट करता है। जो हम कोविड-19 में ब्लड थिनर देते हैं वो हेपारिन है। हेपारिन एंटी कोगुलेंट है, वो हमारे बॉडी के कोगुलेशन सिस्टम के अगेंस्ट एक्ट करता है। बेसिकली कोविड-19 में लंग्स में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें काफ़ी मल्टीपल निमोनियाज बनते हैं। वो सिर्फ निमोनियाज नहीं होते हैं, वहाँ पे ना आप समझ लीजिए ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं मल्टीपल, जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और ये प्रोसेस जो है ना, ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग है। सेल्फ प्रोपोगेटिंग मतलब आप इसको रोक नहीं सकते, ये ना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसमें जो ट्रीटमेंट है वो मल्टीपल तरीक़ों से दी जाती है। उसमें जो एक तरीका वो है कि आप उसको ब्लड थिनर देते हैं जो हेपारिन होता है, और पेशेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बने और जो हमारे इंडिया में भी जो हम फॉलो करते हैं, जो एम से आया है, उसमें उस ब्लड थिनर का बहुत मेजर रोल है। क्योंकि जो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है कोविड-19 में, वो उसको रोकता है, वो उसको ठीक करता है। तो वो अलग ब्लड थिनर है। सर, एक और सवाल है, ये कोई मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं, मिन्नाली जी हैं। इकोस्प्रिन 75, क्या ये सही है? हम ये लोगों को देनी चाहिए, कितना सही है? इकोस्प्रिन 75 हम ऐसे ही किसी को नहीं दे देते हैं। हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो हम देते हैं, किसी को अगर स्ट्रोक हुआ है तो हम देते हैं, या फिर अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे तो जो डायबिटिक्स हैं और जो जिनकी एज 40 से ज़्यादा है वो प्रोन होते हैं हार्ट अटैक होने के लिए, हम उनमें देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम किसी में भी उठा के ये दवाई दे देंगे, एस्पिरिन दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे चाहिए। कंसल्ट बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना ये दवाई जो है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ दिल के लिए, एक मतलब हेल्दी हार्ट के लिए, अभी कुछ दिन पहले हार्ट डे भी मनाया गया, वर्ल्ड हार्ट डे, और काफ़ी सारी मैराथन्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुई, सभी ने अपना अपना मैसेज दिया। एक स्वस्थ दिल के लिए क्या क्या करना चाहिए, और किस तरह से एक आम आदमी अपने दिल को स्वस्थ रख सकता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो? हमें मतलब क्या ऐसी चीज़, किस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दिल जो है स्वस्थ रहे? सी हार्ट को अगर आप बिल्कुल हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मतलब हम जो बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका खाना है। जंक फूड अगर आप किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट एंड हार्ट जो आर्टरीज़ की जो हम जिन नाड़ियों की मैं बात कर रहा था, उनमें जो फैट की डिपोजिशन, जो चर्बी की जमावट हो जाती है टाइम के साथ,
उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जंक फूड जो है वो उसकी तरफ ना जाएं, नॉर्मल आप अपना घर का खाना खाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेज खाएंगे तो आप ठीक रहेंगे, नॉन वेज खाएंगे तो आप ठीक नहीं रहेंगे, ऐसा क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लोगों को ये हाँ, लगता है कि नॉन वेज से शायद नहीं, ऐसा बिल्कुल भी प्रॉब्लम। नहीं है। जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं उसमें ऐसा बिल्कुल दिखाया गया है कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, जिसमें फुल्के भी आते हैं, जिसमें दालें, प्रोटीन्स भी आते हैं, एनिमल प्रोटीन भी आता है और वेज प्रोटीन भी आता है जिसमें, और उसके अलावा आप फैट लेते हैं बिल्कुल रिक्वायर्ड मात्रा में, तो आप उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बैलेंस डाइट लेना है और जंक फूड को अवॉइड करना है। सेकेंड चीज़ है जो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो हम सबसे पहले बोलते हैं वो एरोबिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉक। सो जो वॉक रिकमेंडेड है वो 30 मिनट्स की वॉक है और हफ्ते में 4 दिन। सो 30 to 35 मिनट्स वॉक हफ्ते में 4 दिन आपने मिनिमम करनी है। एंड इट हैज़ टू बी ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक मतलब जब आप चल रहे हैं तो आपको सांस फूल रहा है, आप चल रहे हैं तो आपको सांस फूल रहा है, सो दैट इज़ ब्रिस्क वॉक। ऐसा नहीं है कि आप लेजर वॉक कर रहे हैं, मतलब आप गप्पे भी मार रहे हैं और बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रिकमेंडेड वॉक। रिकमेंडेड वॉक इज़ ब्रिस्क वॉक। सो वो आपने करनी है। स्मोकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए हर एक इंसान को, क्योंकि हार्ट अटैक में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। अल्कोहल हार्ट की नाड़ियों को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बट हाँ अल्कोहल जो है हार्ट के मसल को कमज़ोर करता है। तो अल्कोहल अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो नॉट मोर देन 2 पैग्स, मतलब 2 पैग्स से ज़्यादा नहीं लेने हैं हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, वो आपने नहीं करना है। एंड साउंड स्लीप, बिकॉज स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कभी भी अगर आप किसी पेशेंट को देखते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, यूजुअली टाइप ए पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो जो टाइप ए पर्सनालिटी मतलब आप इंसान ना वैसी, मतलब आप उस इंसान को देखें आप लगेगा परेशान रहते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट अटैक होते हैं, इट इज़ नॉट अ मिथ, मतलब लोगों को लगता है नहीं स्ट्रेस से हार्ट अटैक नहीं होता, स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता है। तो एक साउंड स्लीप लेना, और अगर आप योगा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज उससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। तो हेल्दी हार्ट के लिए ओवरऑल आपको ये सब कुछ करना चाहिए। मैं लास्ट में सर बस एक दो चीज़ें ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तो सर बड़ा जर्नल चीज़ है जो मतलब एक लेमैन के लिए, सपोज़ जो एक लेमैन हम लोग घर पे हैं और रात का समय है, एकदम से किसी को लेफ़्ट साइड पे हार्ट की तरफ दर्द हो जाती है, जितना टाइम उसको हॉस्पिटल जाने में लगेगा उसके बीच में इमीडिएट क्या करना चाहिए? अगर किसी को ऐसा चीज़ होती है तो वो क्या करे? मतलब कोई आम आदमी को गांव से अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर गांव से उसका सीएचसी या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर है या जम्मू तक जीएमसी तक आने में टाइम लगेगा, तो उस बीच में क्या करें इमीडिएटली? सी जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स होते हैं, जो मतलब जैसे अबव 50 जो हैं, ऐसे पेशेंट्स को ना, जो मतलब मुझे लगता है एस्पिरिन, इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम की एक टैबलेट, जिसको वो चबा सकते हैं उस टाइम पे। क्लोपिडोग्रेल की टैबलेट्स आती हैं 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट्स, और एटोरवास्टैटिन जो एक चर्बी कम करने की दवाई है 80 mg। ये 3 दवाइयों का ना पैकेट बना के पॉकेट में रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये 3 दवाइयाँ जब आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं आप एकदम से ले लें तो 30% चांसेस कम है कि ऐसे पेशेंट्स की डेथ होती है। 30% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी है, जो कि बहुत ही हाई है। सो वैसे पेशेंट्स को जिनको हार्ट अटैक हो गया, ये तीन टैबलेट्स वो ले लें तो 30% चांस वैसे ही कम हो जाएगा, और उनके सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुँचें, और उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में मिल जाएगा, बिकॉज वो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन लगाएंगे, उसको और इंजेक्शन लगाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर किसी ऐसे अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे प्राइमरी पीटीसी अवेलेबल है, तो वहाँ पे उनका प्राइमरी पीटीसी भी होगा और पेशेंट जो है वो बच सकता है। तो वो इसको हम पिल इन पॉकेट बोलते हैं। आप एक पैक बना के आप अपनी पॉकेट में ये टैबलेट्स रख लीजिए, और अगर आपको लगता है मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुरंत ये टैबलेट्स जो हैं वो आप ले लीजिए। तो आप 30% बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आप, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक जिसको भी होगा वो सब मर ही जाए, ऐसा नहीं रहता है। आप पहली बात तो ये समझने वाली है कि लोगों को लगता है हार्ट अटैक हुआ तो नहीं, अब तो हम ख़त्म है, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट, मतलब स्टेंट जो है वो आज मोर देन 20 ईयर्स हो गए अब स्टेंट्स को मार्केट में आए हुए हैं, और उनका यूज़ जो है लोग कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। ये सब जब मैं जब दिल्ली में था तो मेरा वहाँ पे पूरा आउटलुक चेंज हो गया था। मैं फोर्टिस एस्कॉट से मैंने जब पढ़ाई करी तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि मैं वहाँ 4.5 साल रहा। मैंने वहाँ देखा, मेरे टेन्योर में मैंने वहाँ पे ना डेथ मेरे को लगा मैंने देखी ही नहीं है। मतलब वहाँ पे डेथ होती नहीं है। वो वहाँ पे से 400 बेड, छोटा हॉस्पिटल नहीं है, 400 बेड का हॉस्पिटल है, इतने पेशेंट्स के वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं।
डेथ होती नहीं है, इसका मतलब कार्डियक पेशेंट्स में डेथ होती नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कार्डियक, तो कार्डियक पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच गया ना तो उसकी डेथ नहीं होगी, बिकॉज उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हार्ट की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट दे देते हैं तो पेशेंट अगर आपके पास फॉलोअप पे नहीं भी आता ना, आप जो आप लिख के देते हैं मेडिसिन डिस्चार्ज पे वो खाता रहेगा ना, उसको कुछ नहीं होगा, उसको लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल आखिरी सवाल, जो आपके मोस्टली जो हार्ट रिलेटेड कई प्रोग्राम्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें एक बड़ी सी टैगलाइन होती है कि रक्तदान जीवन दान, ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। और कई लोगों को डर भी लगता है कि हम पता नहीं ब्लड देंगे तो कोई प्रॉब्लम। कई बार ना आजकल हमारी कई फैमिलीज़ में माता पिता ही नहीं जाने देते, बेटे कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमने ब्लड देना है तो नहीं जाने देंगे, लड़कियां कहेंगी ब्लड देना है, नहीं जाने देंगे। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती ब्लड देने से? मैं चाहूँगा कि आप एक बार बता दें ताकि जो लोगों में एक धारणा है कि भाई रक्तदान करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एक बार क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। सी ब्लड तो डोनेट करना चाहिए। 18 साल से 58 ईयर्स तक की एज में हर एक इंसान हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकता है। सो ब्लड डोनेट करना चाहिए, चाहे वो इनफैक्ट हार्ट पेशेंट्स भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। ब्लड से मतलब बहुत बीमारियां लोगों की, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लोगों को ऑपरेशन हो रहा है तब आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ये सब तो है ही है। अगर मैं हार्ट डिजीज़ के साथ अगर ब्लड डोनेशन को रिलेट करूँ तो हार्ट फेलियर, जब मैं आपको बता रहा था हार्ट कमज़ोर होता है, ऐसे पेशेंट्स में के चांस ज़्यादा होते हैं सांस फूलने का अगर उनका ब्लड कम हो। तो ऐसे पेशेंट्स का हम हमेशा बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो 10 के अराउंड रखना है। तो अगर वैसे पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, उनका अगर अगर उनके शरीर में खून की मात्रा कम है तो उनको हम ब्लड चढ़ाते हैं तो वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उनको कोई और मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं होती है लॉन्ग टर्म में। तो हाँ, ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर, और मतलब यंगस्टर्स को स्पेशली, और ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोग्राम्स और ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं वो होने चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट्स की बहुत हेल्प होगी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास करके इन कोरोना के दिनों में आपने वक्त निकाला, धन्यवाद आपका। थैंक यू। डॉक्टर निखिल महाजन हमारे साथ बात कर रहे थे, और मैं कमेंट्स देख रहा था, कई लोग बड़े ही डॉक्टर साहब के फ़ैन हैं, वो नीचे कमेंट्स में भी लिख रहे थे। डॉक्टर साहब का जो ये काम है आप उसको बिल्कुल सराहिए, और सिर्फ मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं करूँगा, आज के टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स को इसी बीच में कोरोना के भी शिकार हुए, कईयों की डेथ भी हो गई है, तो वो दिन रात काम करते हैं। तो मैं तो सल्यूट करूंगा हमारे डॉक्टर्स जितने भी काम करें, कोरोना वॉरियर्स। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दिल का खास ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं इस इंटरव्यू को रिपीट करके आप सुन सकते हैं, कई बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं, किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। धूम्रपान बिल्कुल ना करें, यानी कि स्मोकिंग ना करें, ताकि आपकी जो ये दिल की बीमारी है उससे आप दूर रहेंगे। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक